हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। ये हमारा क्लास नंबर 2 है। इसके पहले क्लास नंबर 1 आ चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिक क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और साथ में स्टेजेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने इसमें ये 3 टॉपिक कवर किए थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं उनमें से हम एक एक थ्योरी को लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी हैं। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी लोग होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल है, क्योंकि ये यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ या किसी भी अपने पीएचडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बेनिफिशियल होगा, ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप वे टू जेआरएफ होम साइंस करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम है आकांक्षा सिंह ऑफिशियल, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फेसबुक पेज है वे टू जेआरएफ होम साइंस, तो आप यहाँ से फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी दी गई हैं और इसमें से हम फिर एक एक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है, तो हमने उसमें एक वर्ड डेवलपमेंट, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने कुछ वर्ड्स कोड किए थे, ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव। यही 2 वर्ड है जिसके आसपास पूरा डेवलपमेंट घूमता है। ऑर्डरली मीन्स एक ऑर्डर में डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेसिव मीन्स एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। उसी का कुछ यहाँ पे भी बात की गई है कि डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इमर्जिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोग्रेसिवली, यहाँ पे भी देखो वर्ड आ गया, प्रोग्रेसिवली ग्रेटर फैसिलिटीज़ इन फंक्शनिंग। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो यहाँ पे देखो जो छोटा बच्चा होता है, जो इनबॉर्न बेबी है या इन्फेंट की हम बोल सकते हैं, जो इन्फेंट बेबी है वो पूरा डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे। तो मीन्स ये डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। मीन्स जो बच्चा पूरा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, धीरे धीरे उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होंगे। अब धीरे धीरे फिर वो पहले बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर अपने हाथ खाना खाना सीखेगा। तो ये क्या हो रही हैं, वो पेरेंट्स पे पहले पूरा डिपेंड था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है उसकी डिपेंडेंसी। यही है कि जो बच्चे की जो कैपेसिटीज़ हैं, जो उसमें इमर्जिंग मीन्स उसमें जो क्षमताएँ हैं जो उसमें, और उनका डेवलपमेंट होना, जिससे जो बच्चा है ये पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना होके अपने काम खुद करने लगे, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी यही दिया गया कि प्रोग्रेसिव होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो भी हो रहा है डेवलपमेंट वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस डेवलपमेंट से। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैन बी अंडरस्टूड बाय द थ्योरी इन गिवन डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिस्ट को हम बोल सकते हैं कि उनके द्वारा बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं। थ्योरीज में उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ है क्या, तो उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरीज कौन कौन सी दी गई हैं। फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एरिक्सन्स की स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, कोलबर्ग की स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एंड पियाजे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी, फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसमें मनोविश्लेषणात्मक मीन्स जो उनको साइकोलॉजी है, जो मनोवैज्ञानिक है, उनके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ना। और ये साइकोलॉजी है मीन्स यहाँ से हम पर्सनालिटी की भी बात करेंगे, जो तो ये पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनसे क्या इफेक्ट होता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ये इमेज देखो। यहाँ पे हमने, अगर हम बात करें कि फ्रूड की जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, डेवलपमेंट है, उसमें 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो ये इद, ईगो और सुपर ईगो है क्या, तो इन तीनों को मिला के बनता है पूरा ये थ्योरी, जिसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। इद में क्या दे रखा है, आई नीड टू ईट राइट दिस सेकेंड, मीन्स हमको इसमें इद में बोल रहा है कि इसी सेकेंड तुरंत हमको खाना चाहिए। ईगो में क्या बोल रहा है,
यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। ईगो कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक मीटिंग के बीच में, एक मीटिंग चल रही है। सुपर ईगो क्या कह रहा है, ईटिंग ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग इज रूड एंड इनअप्रोप्रिएट। किसी मीटिंग के बीच में खाना ये इनअप्रोप्रिएट है और रूड है, मीन्स अच्छा नहीं है। अगर हम यही सेम बात करें, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्लास में हैं, उनको आया कि नहीं तुरंत कुछ खाना खाना है, तो ये इनका ईद का जो इंस्टिंक्ट था कि तुरंत कुछ खाना खाना है। बस उसके बाद ईगो ने बोला कि नहीं, अभी हम क्लास चल रही है, क्लास के बीच में हैं, तो अभी नहीं खाते हैं। और वहीं पे अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो ने क्या बोला कि नहीं, क्लास के बीच में खाना खाना है, कुछ भी करना, ये इनअप्रोप्रिएट है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो इन तीनों को, ये सिर्फ यही अगर एक एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये थ्योरी पूरी अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगी, आपको उसमें फिर अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये बेसिक पढ़ा, ये है क्या, ईद, ईगो, सुपर ईगो। अभी हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमने फिर लास्ट में हम यही इमेज डिस्कस करेंगे और वहाँ पे देखना आप, ये आपको थ्योरी पूरी बिल्कुल एग्जैक्टली सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि ईद, ईगो, सुपर ईगो एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं इमेज के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं फ्रूड की, सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड बाई सिगमंड फ्राइड, मीन्स ये जो थ्योरी है ये दी है सिगमंड फ्राइड ने। ही हैज़ वर्कड विद एरिक्सन्स टू डेवलप साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे सिगमंड फ्राइड ने एरिक्सन्स के भी साथ काम किया है, ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसको डेवलप करने के लिए, कि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी में क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके लिए सिगमंड फ्राइड ने एरिक्सन्स के भी साथ काम किया है। साइको एनालिटिक थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। अगर हम बात करें साइको एनालिटिक थ्योरी की, तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया, कौन से हैं, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ये इसी 3 कंपोनेंट्स को मिला के बनती है साइको एनालिटिक थ्योरी, और इन तीनों कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे। उसके पहले देखो क्या है, पहला नंबर क्या है, ईद, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। मीन्स ईगो है बीच में, ईद पहला है, और देखो हम बात करें जैसे कोई ये कॉर्नर है, यहाँ पे ईद है, यहाँ पे सुपर ईगो है, बीच में क्या है, ईगो। तो ईगो क्या काम कर रहा है बीच में, बैलेंसिंग का काम। बस आपको इतना याद रखना है कि ईगो जो है ये बीच में बैलेंसिंग का काम कर रहा है, हम बोल सकते हैं रेफरी का काम कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं पुलिसमैन का काम कर रहा है। ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। आप ये डायग्राम बिल्कुल याद रखिए, एक कॉर्नर पे ईद है, एक कॉर्नर पे सुपर ईगो है और बीच में है ईगो। हम ये भी हम बोल सकते हैं कि सीशॉ वाला गेम है, एक साइड पे ईद बैठा हुआ है, एक साइड पे सुपर ईगो बैठा हुआ है, बीच में जो बैलेंसिंग व्हील है वो है ईगो। तो अब आपको अच्छे से याद रहेगा। आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम पहले पढ़ेंगे ईद। ये ईद है क्या, कुछ लोग इसको हो सकता है आईडी भी बोलते हो, तो आपको जो सही लगता है वो आप बोलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ईद, तो ये ईद है क्या, इट इज़ द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी, इट इज़ द मैट्रिक्स विद इन विच ईगो, यहाँ पे ईगो है, विद इन विच ईगो एंड सुपर ईगो बिकम्स डिफ्रेंशिएटेड। द id consists of everything psychological that is inherited and that is present at birth, including the instincts. It is the reservoir of psychic energy and furnishes all the power for the operation of other two system. other two system कौन सा है, एक तो id हो गया, दूसरे ईगो एंड सुपर ईगो। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमने ये अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बस क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको टिक मार्क किया निकल लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ट्रिक्स चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। अगर आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके ले जाते हो तो आप फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप पेपर पेन लेके बैठिए, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप साथ में लिखते जाइए। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझने में भी आसानी रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईद की। इसको क्या बोला गया है, पर्सनालिटी सिस्टम। ये भी पर्सनालिटी का ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी। मीन्स पर्सनालिटी अगर हम स्टार्ट बोलें कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये ईद के साथ स्टार्ट हो रही है। इट इज़ द मैट्रिक्स विद इन विच ईगो एंड सुपर ईगो। ये ईगो और सुपर ईगो के साथ काम करता है, ये या फिर हम बोल सकते हैं कि ईगो और सुपर ईगो को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों को अलग करता है। द ईद कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग
साइकोलॉजिकल दैट इज़ इनहेरिटेड दैट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। अब यहाँ पे मेन टर्म तो यह है कि जो ईद है ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ये इनहेरिटेड है एंड द प्रेजेंट एट बर्थ मीन्स एट अ टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ ईद मतलब अगर बात हमने की है बर्थ तो इसकी एज गैप क्या होगी 0 to 3 ईयर तक का जो बच्चा है उसमें हम बात करेंगे कि ईद वाली पर्सनालिटी उसमें डेवलप होती है। और टाइम ऑफ बर्थ मतलब टाइम ऑफ बर्थ बच्चे में क्या डेवलप है, कुछ भी नहीं है। वो जो भी चीज़ें सामने देखेगा उनको समझेगा, ये है ईद। मीन्स जो भी उसके अंदर जो भी पर्सनालिटी कैरेक्टर आ रहे हैं वो न्यू बॉर्न बेबी में वो सामने से देख के आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने उसके अंदर फीड होती जा रही हैं। मीन्स जो भी उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी है वो साइकिक एनर्जी के फॉर्म में फीड होते जा रहे हैं। फिर बाकी ये ईद जो है आगे के जो अदर सिस्टम है ईगो और सुपर ईगो उन पे काम करता है कि जब बच्चा ईद में बच्चा है 0 to 3 ईयर में, उसको जो भी सामने दिख रहा है वो उसको देख रहा है, समझ रहा है और अपने अंदर फीड कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को वो ईगो और सुपर ईगो तक ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सेम यही है कि ईद जो है इसको हम पर्सनालिटी सिस्टम बोलते हैं और ये ईद जो है एट अ टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट होती है और इसमें हम बोल सकते हैं कि और कुछ भी नहीं है। एट अ टाइम ऑफ बर्थ जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ईद। आगे हम इसको भी और डिटेल में देखते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हिंदी में भी देख लो पहले। मनोविश्लेषण की स्थापना सिगमंड फ्रायड ने की थी। उन्होंने मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को विकसित करने के लिए एरिक्सन के साथ काम किया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को ईड, ईगो और सुपर ईगो द्वारा वर्णित किया जा सकता है। अगर हम बात करें ईद की तो यह व्यक्तित्व की मूल प्रणाली है। मूल क्यों है? क्योंकि एट अ टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट होती है। यह एक मैट्रिक्स है जिसके भीतर ईगो और सुपर ईगो को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है या विभेदित किया जाता है। ईद में वह सब कुछ शामिल है जो मनोवैज्ञानिक है, जो विरासत में मिला है। ये मीन्स विरासत में मिला है मीन्स एट अ टाइम ऑफ बर्थ, जो इनहेरिटेड है, जो हमारे बायोलॉजिकल हम बोल सकते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट हैं, इनहेरिटेड कंपोनेंट्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आए हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं ये ईद में आते हैं जो कि जन्म के समय मौजूद होते हैं। जिस वृत्ति में भी शामिल है या मानसिक ऊर्जा का भंडार है, क्योंकि यहाँ से ही बच्चा जो भी है सीखना स्टार्ट कर रहा है, तो जो भी वो सीख रहा है वो सब उसके अंदर स्टोर होता जा रहा है। तो यह मानसिक ऊर्जा का भंडार है या अन्य दो प्रणालियों के संचालन के लिए सारी शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है यही इन्फॉर्मेशन आगे ईगो और सुपर ईगो तक जा रही है। तो ये ईगो और सुपर ईगो को कैसे वर्क करना है ये ईद बता रहा है। आगे हम देखते हैं क्या है। फ्रूड कॉल्ड ईद एज अ ट्रू साइकिक रियलिटी। मीन्स ट्रू साइकिक रियलिटी क्यों? क्योंकि एट अ टाइम ऑफ बर्थ और कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। जब बच्चे ने जन्म लिया है उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है। जो भी इसको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ईद के थ्रू आ रही है, इसीलिए ईद को ट्रू रियलिटी कहते हैं। ट्रू साइकिक एनर्जी मीन्स जो बिल्कुल ट्रू मानसिक सच्चाई है वो बच्चों को ईद से मिल रही है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इनर वर्ल्ड अनकॉन्शियस माइंड। बच्चा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ईद में 0 से 3 साल का बच्चा है। एट अ टाइम ऑफ बर्थ बच्चे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका जो माइंड है हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियस माइंड है। उसके माइंड में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनकॉन्शियस है। अगर उसको सामने कुछ दिखता है, लाइक अगर कोई बच्चा है उसके सामने एप्पल रख दो, उसको सिर्फ वो एप्पल ही दिखेगा, वो उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको नहीं सोच पाएगा। मीन्स जो उसको सामने दिख रहा है वही उसको दिखेगा। हम जैसे बोले कि अगर बच्चे ने चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट देखा तो और उसको अगर खानी है तो ही इज़ लाइक कोई चॉकलेट खानी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसको उस टाइम पे चॉकलेट खानी है या नहीं खानी है, उसको ये कुछ समझ नहीं आएगा। उसको उसी टाइम प्रेजेंट टाइम पे उसको प्लेजर चाहिए। तो उसने चॉकलेट देखा, उसको चॉकलेट खा के खुशी मिलेगी, ये है ईद। मीन्स अनकॉन्शियस माइंड, उसको बाकी चॉकलेट के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है और कहाँ पे है वो चॉकलेट खानी है नहीं खानी, ये सब चीज़ें उसके बारे में नहीं पता है। और ईद में हमने यही पढ़ा था कि वहाँ पे क्या बोला था कि ये चीज़ हमको इसी सेकंड खानी है। दैट मीन्स अगर बच्चे ने कोई एग्जाम्पल कुछ एडवर्टीजमेंट देखा या कुछ भी उसने देखा, उसको खाना है मीन्स खाना है, उसको वहाँ पे तुरंत उसको प्लेजर प्रिंसिपल चाहिए, उसको तुरंत वहाँ पे खुशी चाहिए। उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसका आगे क्या इफेक्ट होगा, उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर इसीलिए अगर हम हर एक क्लास में भी बोलती हूँ कि अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से समझना है तो आप अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कभी आपने देखा है अगर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आगे की नहीं सोचते, उनको आगे क्या होना है क्या नहीं। जिस टाइम वो खेल रहे होते हैं उस टाइम वो बिल्कुल खेल में ही बिजी होते हैं। तो सेम यही है ईद।
वहाँ पे जो बच्चों का माइंड है वो अनकॉन्शियस माइंड है कि आगे उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे नहीं पता, पर एट अ टाइम जिस टाइम पे उन्होंने जो भी चीज़ देखी है अगर उनको अच्छी लगी है तो उनको उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए। और हमने यहाँ पे बात की थी इंस्टिंक्ट्स की, तो यहाँ पे इसको भी आगे हम अभी पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड है मीन्स इंस्टिंक्ट्स तो हैं बच्चे में, बट वो कैसे इंस्टिंक्ट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना ये नहीं आ रहा है उनको, तो अभी ये भी हम पढ़ेंगे आगे। द प्रिंसिपल ऑफ टेंशन रिडक्शन बाय विच इट ऑपरेट्स इज कॉल्ड एज प्लेजर प्रिंसिपल। मीन्स जो भी बच्चे ने देखा उसको एट अ टाइम वही चीज़ चाहिए तो उसको हम बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। तो इद जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इद जो है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको क्या कहते हैं। जो भी टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लिखते जाओ या फिर आप इनको बिल्कुल याद कर लो। और यहीं से अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की तो उनमें यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम नेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि उसको अरेंज करने में पूछ देते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दे देते हैं कि बच्चे ने कोई चॉकलेट देखी है उसको एट अ टाइम तुरंत चॉकलेट चाहिए, ये कौन सा हम बोल सकते हैं कंपोनेंट है पर्सनालिटी का। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं नेट में। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो इद क्या है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो भी चीज़ है उसको जहाँ से भी है खुशी मिलनी चाहिए, उसको प्लेजर मिलना चाहिए। टू अकम्प्लिश इट्स एम ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल इद हैज़ टू कमांड टू प्रोसेसेस। और अगर हमने अभी बात की कि इद जो है ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ये प्लेजर प्रिंसिपल में भी दो प्रोसेस हैं। पहली है द रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरी है द प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेस। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेजर प्रिंसिपल की तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 0 to 3 ईयर का बच्चा है एट अ बाई बर्थ, तो उसके लिए प्लेजर प्रिंसिपल क्या है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, आई ब्लिंकिंग है, तो इसके लिए प्लेजर प्रिंसिपल है जहाँ से उसको खुशी मिलती है या फिर उसको अगर कोई टेंशन है तो उसकी टेंशन कम होती है, तो ये है प्लेजर प्रिंसिपल। इसमें भी दो प्रोसेस आती हैं, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा प्राइमरी प्रोसेस। तो इसको भी अगर आगे हम देखेंगे क्या है ये, पहले हिंदी में देखते हैं। फ्रायड ने इड को सच्ची मानसिक वास्तविकता, ट्रू साइकिक रियलिटी कहा है, क्योंकि यह व्यक्तिपरक अनुभवों के आंतरिक दुनिया, अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में बताता है, और उसे वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं होती। मीन्स जो भी उसको पता है वो सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज उसको कुछ भी नहीं पता है। तनाव में कमी का सिद्धांत मीन्स प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा संचालित होता है। इद जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल के द्वारा संचालित होता है। उसे आनंद सिद्धांत कहा जाता है। आनंद सिद्धांत जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इद की दो प्रक्रियाओं का आदेश मानना पड़ता है, एक तो प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरी प्राथमिक क्रिया, रिफ्लेक्टिव एक्शन एंड प्राइमरी एक्शन। आगे देखते हैं क्या है ये। रिफ्लेक्स एक्शन आर इनबॉर्न एंड ऑटोमेटिक रिएक्शंस लाइक स्क्वीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई एंड यूजुअली रिड्यूसेस टेंशन इमीडिएटली। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, स्क्वीज़ करना, आई ब्लिंक करना, जिससे उनकी टेंशन कम होती है। यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ये भी एक प्लेजर प्रिंसिपल है छोटे बच्चों के लिए। द प्राइमरी प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू डिस्चार्ज द टेंशन बाय फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल रिमूव द टेंशन। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके हम प्राइमरी प्रिंसिपल की बात करें तो बच्चे को कुछ अगर चाहिए तो उसका वो इमेज फॉर्मेशन, उसको इमेज के फॉर्म में अपने माइंड में वो देखेगा, सोचेगा, उससे वहाँ से उसको प्लेजर प्रिंसिपल मिल रहा है, वहाँ से उसकी जो टेंशन है वो कम हो रही है। उसको क्या कहते हैं, द हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस इन विच द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी इमेज इज कॉल्ड विश फुलफिलमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये विश फुलफिलमेंट कौन से पार्ट में आता है, तो ये ईद में आता है विश फुलफिलमेंट। और ये विश फुलफिलमेंट कैसा नेचर है, ये हेलुसिनेटरी नेचर है। मीन्स बच्चे को जब भी प्लेजर प्रिंसिपल चाहिए तो वो उसको अगर सामने चीज़ नहीं दिख रही है तो वो उसको इमेजिन कर लेगा माइंड में, और वहाँ से उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, टेंशन कम होगी। जैसे आप लोग को पिज़्ज़ा खाना है तो एट अ टाइम तुरंत पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हो, वो इमेज आपके माइंड में एक इमेज आने लगती है, वहाँ से आपकी टेंशन थोड़ी कम होती है, चलो अच्छा ऐसा है हम बाद में खा लेंगे। तो ये भी एक है हेलुसिनेटरी प्रिंसिपल, जिसको हम विश फुलफिलमेंट कहते हैं, क्योंकि एट अ टाइम तुरंत हमको पिज़्ज़ा मिल नहीं रहा है, हम उसकी इमेज बना के हम थोड़ा सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं और हमारा टेंशन कम हो रहा है, तो यहाँ से क्या हमारी विश फुलफिलमेंट हो रही है। और एग्जैक्टली विश फुलफिलमेंट तो बाद में होगी। ये भी एक हेलुसिनेटरी वाला जो प्रोसेस है, हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस है, इसको भी ये नेट के एग्जाम में वाला टर्म पूछा जाता है मोस्टली। तो उसको हिंदी में क्या है,
रिफ्लेक्स क्रियाएं जन्मजात होती हैं और स्वचालित प्रक्रियाएं जैसे पलक झपकाना वे आमतौर पर तनाव को कम कर देती हैं। प्राथमिक प्रक्रिया तनाव को दूर करने वाली वस्तु की इच्छा भी बनाकर तनाव को दूर करने का प्रयास करती है। यह मतिभ्रम अनुभव उसमें वांछित जो वस्तु है उसकी स्मृति छवि के रूप में मौजूद होती है, इसको इच्छा पूर्ति कहलाती है, विश फुलफिलमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या आता है, द ईगो। तो अब हम बात करेंगे, हमने अभी एक बनाया था ना सीसॉ जैसा, यहाँ पे इद, यहाँ पे ईगो, यहाँ पे सुपर ईगो। तो आपको इद तो हो गया, अब हम आ गए हैं ईगो पे, ये लास्ट में है सुपर ईगो। ईगो है बीच में, तो ये काम करता है एज अ रेफरी हम बोल सकते हैं, या फिर बीच बचाव का काम हम बोल सकते हैं कि सुपर ईगो बीच में है, ये ईगो बीच में है, तो ये बीच बचाव का काम करता है। इद क्या कह रहा है, सुपर ईगो क्या कह रहा है, इन दोनों को लेकर जो बीच बचाव का रास्ता है, जो बीच का ठीक रास्ता है, बीच बचाव का काम ये ईगो करता है। उसको एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ईगो के बारे में वो यही है। अब हम देखते हैं डिटेल में इन लैंग्वेज अगर हमको लिखना पड़े तो हम उसको कैसे लिखेंगे। द ईगो comes into existence because of need of the organism required appropriate transaction within the objective world of reality। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ईगो के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। और हमने अभी इद में क्या पढ़ा था, सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। मीन्स जो भी बच्चा देख रहा है सामने उसको तुरंत चाहिए, दैट इज सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वो थी ट्रू साइकिक रियलिटी। अब हम पढ़ रहे हैं ईगो। ईगो में क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन्स बच्चा इसमें उसके पास क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, इसके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ज़्यादा ज़रूरत क्या है। द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इद एंड ईगो इज द इद ओनली नोन द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ माइंड। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इद है ये सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ माइंड, सब्जेक्टिव जो भी उसको सामने दिख रहा है उसके बारे में जानता है। और ईगो क्या है, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द थिंग्स इन माइंड एंड थिंग्स इन रियलिटी। ईगो मीन्स आप उसको सामने से कुछ दिखा रहे हो और उसके माइंड में उसके बारे में क्या चल रहा है, उन दोनों में सही क्या चीज़ है, इस पे एक्ट करता है ईगो। और इद किस पे काम करता है, जो उसको आप दिखा दो उसी पे मान लेगा। छोटे बच्चे को आप जो दिखा दो वो उसको मान लेता है, दैट इज़ इद। और अगर हम बात करें अपने, हम लोग थोड़े बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं मोर देन 3+ ईयर, तो फिर वो वहाँ से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। सेम वही चीज़ है, आप उनको कुछ दिखाते हो, वहाँ से वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, उनके दिमाग में उसके बारे में कुछ और चल रहा है। सेम यही चीज़, जब बच्चे दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना सीखते हैं, आपने उनको कुछ दिखाया, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, दैट इज़ द ईगो। द ईगो इज सेट टू ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी प्रिंसिपल को ओबे करता है। एंड टू ऑपरेट बाय द मीन्स ऑफ द सेकेंडरी प्रोसेस, द सेकेंडरी प्रोसेस इज रियलिस्टिक थिंकिंग। हमने अभी ईद में क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस मीन्स जो उसको मिल रहा है उसी पे एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने ईगो में क्या पढ़ रहे हैं हम, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस किस पे काम करता है, जो मेन रियलिस्टिक थिंकिंग है, जिसके बारे में रियल में प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बच्चा सीख सकता है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या निगेटिव्स हैं, तो ये आती है सेकेंडरी प्रोसेस मीन्स रियलिस्टिक थिंकिंग। तो क्या होगा, ईगो जो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो चीज़ें वास्तव में प्रेजेंट हैं और हमारा माइंड उसके बारे में क्या बात कर रहा है इस पे काम करता है। इसीलिए बोलते हैं जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। छोटा बच्चा क्या था, उसको खुशी चाहिए थी, जो भी चीज़ उसको दिख रही है अगर उसको चाहिए, उसको मिलने से उसे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी चाहिए थी। ईगो क्या बात कर रहा है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बात कर रहा है कि उसको चीज़ चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके प्रॉस क्या हैं कॉन्सेस क्या हैं, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, सेकेंडरी प्रोसेस पे काम कर रहा है। और ये सेकेंडरी प्रोसेस क्या है, ये रियलिस्टिक थिंकिंग है सेकेंडरी प्रोसेस। हिंदी में क्या है, ईगो, ईगो को अहंकार बोलते हैं। ईगो अस्तित्व में आता है क्योंकि जीव की ज़रूरतों के लिए वास्तविकता की वस्तुगत दुनिया के साथ उचित लेन देन की आवश्यकता होती है। इद और अहंकार के बीच मूल अंतर यह है कि इद जो है केवल मन की व्यक्तिपरक वास्तविकताओं को जानता है, जबकि अहंकार जो है वो मन की चीज़ों और वास्तविकताओं के बीच में अंतर करता है। अहंकार को वास्तविक सिद्धांत का पालन करने मीन्स रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और द्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से संचालित करने के लिए कहा जाता है यथार्थवादी सोच है। ये जो द्वितीय प्रक्रिया है, जो सेकेंडरी प्रोसेस है, ये क्या है, जो रियलिस्टिक थिंकिंग है उस पे बेस्ड है। अब क्या आ गया, द ईगो। द ईगो इज सेड टू बी द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनैलिटी बिकॉज इट कंट्रोल्स। हमने पढ़ा था ना, ईगो बीच में आता है, ये बीच बचाव का काम करता है, इसीलिए टर्म यूज़ किया गया है कि इट कंट्रोल्स द गेटवे टू एक्शन, क्या एक्शन करना है। सेलेक्ट द फीचर ऑफ एनवायरनमेंट टू विच इट विल रिस्पॉन्ड मीन्स ये भी देखता है कि जो भी काम है उस पर किस पे रिस्पॉन्ड क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है, क्या इंस्टिंक्ट्स होने चाहिए,
और किस मैनर में वो जो पर्सन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सब काम करता है ईगो। ईगो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे कि क्या चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, कौन सी चीज़ पे एक्शन करना है, इन्वायरमेंट जो आसपास का इन्वायरमेंट है या नेचर है उसको देखते हुए कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीज़ों को डिसाइड करना है। तो ईगो जो काम करता है ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, ये बीच बचाव का काम करता है। इसको हम अभी एक स्टोरी के फॉर्म में, हम तीनों एस्पेक्ट पढ़ने के बाद इसको हम अभी एक स्टोरी के फॉर्म में आराम से डिस्कस करेंगे, तो इससे आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसका क्या फंक्शन है। अहंकार जो है वो व्यक्ति के कार्यकारी होने के लिए दुखी है, क्योंकि कार्यवाही के प्रवेश द्वार को नियंत्रित करता है, पर्यावरण की उन विशेषताओं का चयन करता है जिनके लिए प्रतिक्रिया देगा और तय करेगा कि कौन सी वृत्ति संतुष्ट होगी या किस तरीके से होगी। नेक्स्ट क्या आता है, द सुपर ईगो। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पे भी ये इद है, ये ईगो है, ठीक है, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है। ईगो इद यहाँ से लड़ाई कर रहा है, सुपर ईगो यहाँ से आके लड़ाई कर रहा है। मीन्स इद को अपने मन की करनी है, सुपर ईगो को अपने मन की करनी है। अब ये बीच का रास्ता निकालता है ईगो, यही है बीच बचाव का रास्ता। अभी हम देखते हैं आगे। द सुपर ईगो, द थर्ड एंड द लास्ट सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी टू बी डेवलप्ड इज द सुपर ईगो। ये पर्सनालिटी अगर हम बात करें कंपोनेंट का तो उसका थर्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। इट इज़ द इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड आइडिया ऑफ द सोसाइटी। तो हमने क्या पढ़ा, इद में हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, प्लेजर प्रिंसिपल। ईगो में हमने क्या पढ़ा, रियलिटी प्रिंसिपल। सुपर ईगो में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो मॉरल्स हैं जो पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बच्चों, देखो इद में हमने पढ़ी थी 0 to 3 ईयर तक की एज, ईगो में हम पढ़ेंगे 3 to 5 और 6 ईयर की एज, और 6+ ईयर के जो बच्चे आते हैं वो आ जाएंगे सुपर ईगो में। 6+ ईयर के बच्चों को पेरेंट्स हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो उनको मॉरल्स सिखाते हैं, वैल्यूज़ सिखाते हैं कि कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे बच्चा सीखने लगता है। सुपर ईगो में उनको वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। एज इंटरप्रेट टू द चाइल्ड बाई पेरेंट्स एनफोर्स्ड बाय द मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर जैसे बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो पेरेंट्स बोलते हैं आपको टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे। अगर कुछ गलत काम करता है, शैतानी करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो यही रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला जो प्रोसेस है ये चलता है सुपर ईगो में। और इसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखाते हैं, सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या हैं, उनके अपनी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सभी सिखाते हैं बच्चों को सुपर ईगो में। तो ये क्या था, इद काम कर रहा है रियलिटी प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो काम कर रहा है किस पे, मॉरल वैल्यूज़ पे। ईगो काम कर रहा है, ये सॉरी जो इद है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है सुपर ईगो किस पे, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं। अब बचा क्या, ईगो। ईगो काम कर रहा है रियलिटी प्रिंसिपल पे। यहीं से आते हैं थोड़े बहुत कंट्रास्ट, या हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज़ आती हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। द सुपर ईगो इज़ द मॉरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी। हमने इसमें अभी डिस्कस किया कि जो सुपर ईगो में हम क्या सीखते हैं, हम मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, तो इसको मॉरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द आइडियल रेदर देन रियल, इट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन रेदर देन द प्लीजर। जैसे कोई बच्चा है, हमने भी बात किया कि 6+ ईयर के बच्चे आते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो 6 साल से बड़ा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, उसने अपने एग्ज़ाम्स दिए, तो एग्ज़ाम में पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है उनकी, कि आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्शन की, आपको सब्जेक्ट में परफेक्ट होना है। अब हो सकता है बच्चे को वहाँ से प्लेजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे बात क्या हो रही है, परफेक्शन की, मॉरल वैल्यूज़ की। जैसे अगर उनके यहाँ हर कोई, अगर हम बात करें जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है उससे, अगर हम बात करें पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, सब टॉपर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को भी टॉपर होना पड़ेगा, परफेक्शन होना होगा। जो उनके यहाँ मॉरल वैल्यूज़ चली आ रही हैं वही वैल्यूज़ उसको भी अडॉप्ट करनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, सुपर ईगो क्या काम करता है, ये मॉरल वैल्यूज़ पे काम करता है, जो उसकी सोसाइटी की वैल्यू है उन वैल्यूज़ पे काम करता है। यहाँ पे क्या हिंदी में है, सुपर ईगो विकसित होने वाली व्यक्तित्व की तीसरी और आखिरी प्रणाली सुपर ईगो है। यह पारंपरिक मूल्यों और समाज के विचारों का आंतरिक प्रतिनिधित्व है। जैसा कि माता पिता द्वारा बच्चों को व्याख्या की जाती है कि बच्चे को पुरस्कार और दंड की व्यवस्था के माध्यम से सिखाया जाता है कि क्या उनकी वैल्यूज़ हैं। सुपर ईगो व्यक्तित्व की नैतिक भुजा है, मीन्स ये मॉरल वैल्यूज़ पे काम करता है, नैतिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। यह वास्तविकता के बजाय आदर्श प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स रियलिटी क्या होनी चाहिए,
उस पर ना काम नहीं करता है कि मॉरलिटी क्या होनी चाहिए, नैतिक प्रिंसिपल्स क्या है, इस पे काम करता है, बजाय पूर्णता के लिए प्रयास करता है। जो मेन फंक्शंस क्या है सुपर ईगो के, सुपर ईगो जो है इनहिबिट करता है द इम्पल्सेस ऑफ इद, पर्टिकुलरली दोज ऑफ सेक्सुअल और अग्रेसिव नेचर, सिंस देयर आर द इम्पल्सेस हुज एक्सप्रेशन इज मोस्ट हाईली कंडेम्नड बाय द सोसाइटी। हमने पढ़ा था ना, इद में इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बट वो अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, मीन्स अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, तो इंस्टिंक्ट तो हैं, कभी ना कभी वो इंस्टिंक्ट निकलेंगे। तो जो सुपर ईगो है, ये जो इद के जो इंस्टिंक्ट हैं, सेक्सुअल और अग्रेसिव इंस्टिंक्ट हैं, इनको दबाने का काम करता है। वो सुपर ईगो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मॉरलिटी की, नैतिक वैल्यूज़ की। तो वो सुपर ईगो बोल रहा है इद को कि सेक्सुअल और अग्रेसिव नेचर के जो इम्पल्सेस हैं ये सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं, इसीलिए सुपर ईगो जो है ये इद के जो भी इंस्टिंक्ट हैं इनको दबाने का काम करेगा। उसके बाद क्या आता है, टू परसुएट द ईगो टू सब्सटीट्यूट मोरलिस्टिक गोल फॉर रियलिस्टिक वन। फिर ये ईगो के पास जाता है, तो ईगो क्या काम करता है, ईगो बोलता है सुपर ईगो को कि जो रियलिस्टिक है उस पर काम करो ना, बहुत ज़्यादा मॉरलिटी पे भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों पे भी नहीं जाना है, और बहुत ज़्यादा जो हमारे प्लीजर प्रिंसिपल्स हैं कि नहीं ये करने से खुशी मिल रही है उसको करना है, उस पर भी नहीं जाना है। जाना किस पे, रियलिस्टिक पे जाओ कि क्या ठीक है वो करो। और फिर क्या करता है सुपर ईगो कि स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के लिए जाओ, ये काम करता है सुपर ईगो। यहाँ पे दिया है द id, ego and super ego work together as a team under the administrative ऑफ ego। हमने यही बात की थी, एक कॉर्नर पे id है, एक कॉर्नर पर सुपर ईगो है, बीच में है ईगो, और ये ईगो जो है ये id सुपर ईगो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। ये id जो है ये बीच का रास्ता निकाल रहा है कि क्या रियलिस्टिक होना चाहिए, क्या ठीक रास्ता है जिस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम बात करें, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर हम पूरा डिस्कस करते हैं। सुपर ईगो के मुख्य कार्य क्या हैं, विशेष रूप से सेक्सुअल और अग्रेसिव प्रकृति के जो इद के आवेग हैं उनको रोकना, क्योंकि ऐसे आवेग हैं जिनकी अभिव्यक्ति समाज द्वारा सबसे अधिक निंदा की जाती है। यथार्थवादी लक्ष्यों के लिए, नैतिक लक्ष्यों को प्रस्थापित करने के लिए अहंकार मीन्स ईगो को राजी करना कि जो नैतिक लक्ष्य हैं उनके साथ साथ यथार्थवादी रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करना, पूर्णता के लिए प्रयास करना। इद, ईगो और सुपर ईगो ये जो है ईगो के प्रशासनिक नेतृत्व में एक टीम के रूप में साथ में काम करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। अब यहाँ से हमने देखा था कि इद क्या कह रहा है, ईगो क्या कह रहा है, सुपर ईगो क्या कह रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं एक क्या स्टोरी के फॉर्म में, जैसे बच्चे ने चॉकलेट देखी, उसको एट अ टाइम चॉकलेट खाना है, तो ये हो गया इद। यहाँ पे एज गैप है 0 to 3 ईयर। यहाँ पे बच्चा जो है वो सब्जेक्टिव माइंड में काम कर रहा है, जो उसने सामने देखा उस पर काम कर रहा है। उसने चॉकलेट देखी, उसको चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है, उसको तुरंत चॉकलेट खाना है, ये ईद ने कहा। उसके बाद ईगो कह रहा है कि बच्चा है, चलो वो कुछ खेल रहा था, तो वो बोला कि खेल रहे हैं, खेलने के बीच में चॉकलेट कैसे खाएंगे, तो ये। उसके बाद सुपर ईगो बोलता है कि खेलने के बीच में और भी फ्रेंड्स हैं, सब साथ में खेल रहे हैं, अगर आप अकेले चॉकलेट खाने जाते हो तो ये भी रूड है। तो फिर यहाँ से ये ईगो यहाँ से बीच का रास्ता निकालेगा कि चलो थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद सब लोग बैठ के आराम से चॉकलेट खा लेना। ये तो सिंपल सी बात हो गई। ऐसे अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कोई पर्सन है, उसके बाद अच्छी सी बाइक है, वो बाइक अगर बात करें तो 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, तो यहाँ पे ईद कहेगा कि नहीं चलो चलते हैं, ये स्पीड हम ट्राई करके देखते हैं, ये कितनी स्पीड है, कैसे चलती है। तो यहाँ पे सुपर ईगो क्या बोलेगा कि नहीं, ये मॉरलिटी को लेके बोलेगा, क्योंकि ईद में अगर 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलाएंगे उनको खुशी मिलेगी कि अच्छा हाँ ये इस जो बाइक है इतने पे चलती है, हम इसको चला के देख रहे हैं क्या खुशी मिलती है। ये हो गया ईद का पर्सपेक्टिव। यहीं पे सुपर ईगो बोलेगा कि ये 200 किलोमीटर स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये डेंजरस है, और अगर हम मॉरलिटी की बात करें तो इतनी स्पीड पे चलना अच्छी बात नहीं है, एक्सीडेंट्स होंगे, ये है वो है। तो ईद में और सुपर ईगो में हो गया क्लैश। ईद कह रहा है चलो, सुपर ईगो कह रहा है नहीं चलो। बीच में आएगा ईगो, ये ईगो जो है बीच का रास्ता निकालेगा। वो कहेगा कि अच्छी सी रूट देखो जहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ, जहाँ पे क्राउड नहीं है, और जो टेस्टिंग के लिए रोड्स बनाई गई हैं ऐसी रोड पे जाओ, और ज़रूरी नहीं 200, थोड़ा कम स्पीड पे प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स के साथ चलाओ। तो ये बीच का रास्ता निकालता है ईगो। इसीलिए सुपर ईगो और ईद ये दोनों ईगो के अंडर में काम करते हैं, और ईगो जो है इसको प्रिंसिपल, इसको हम बोल सकते हैं कि ईगो जो है लीड करता है।
तो ये है बेसिक 3 कैरेक्टर्स कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं पर्सनालिटी के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्रूड की साइकोएनालिटिक थ्योरी है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट की बात की गई है, इद, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से क्वेश्चन पूछिए, और सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स को लेकर हम वीक के लास्ट में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जितने भी डाउट्स आते हैं आपको, इसकी पहली एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हैं, इन सब के बारे में बात की है। तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये थ्योरी की क्लासेस पूरा डिटेल में हम बहुत आराम से एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे आपको दोबारा थ्योरी को बार बार गो थ्रू नहीं करना पड़े। एक बार अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम उनको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होम साइंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आपको हेल्पफुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस थ्योरी को लेकर, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।